सजावट में सबसे अच्छे फूल लगाना। पूरी हवेली महकनी चाहिए, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आखिर हमारी बेटी की शादी है। सरपंच जी, आप चिंता ना करें। और हाँ, मेहमानों का खास ख्याल रखना। तुम जाओ बादाम का दूध और शरबत ले आओ। ठीक है। अरे वीना, क्या हुआ? तुम बहुत डरी हुई लग रही हो। भाई आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारी बेटी सुहागन होने जा रही है। अपनी बेटी की ब्याह के लिए जितने सपने संजोए थे, सब के सब आज सच होने जा रहे हैं। तो फिर मेरी चिंता का कारण आप अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे भी इस बात की चिंता है, लेकिन तुम डरो मत। मैंने सबको चौकन्ना कर रखा है। 2 पहलवानों को बंदूकों के साथ सोनिका के कमरे के बाहर तैनात कर दिया है। इस विवाह में कोई अड़चन नहीं आएगी, मुझ पर भरोसा रखो। भगवान करे सब ठीक ठाक हो जाए और मेरी बेटी सोनिका के जीवन में कभी भी कोई अड़चन ना आए। आप क्या सोच रहे हैं? मीना, मैं सोच रहा था हमें सीआईडी की मदद ले लेनी चाहिए। एक बार तो उन्हें इत्तला कर देना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं अभी सीआईडी की ऑफिस जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर सारी चिंता मत करो, यहाँ पर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सब तैयारियां ठीक ठाक चल रही हैं। सुरक्षा का बंदोबस्त कड़ा है। तुम बस अपने आंख और कान खुले रखना और बाहर देखते रहना। जी ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन आप मुहूर्त से पहले आ जाना, वरना। चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँ। सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, ये टोकरी कौन यहाँ छोड़ गया है? क्या है? ये खून? क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रही हो? वो इस कमरे में। कमरे में? अंदर। क्या है कमरे में? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? ये कह रही है कमरे में कुछ है। कमरे में कुछ है? क्या है कमरे में? आप लोग खुद ही चलकर देख लीजिए। अरे ऐसा क्या है कमरे में? ये खून कैसा? हाँ? किसका खून है? बिस्तर के पीछे। बिस्तर के पीछे? बिस्तर के पीछे क्या? ये भगवान! ये क्या? हाँ? ये यहाँ कैसे है? क्या हुआ मालकिन? आप लोगों के होते हुए ये कैसे हो गया? हाँ? कैसे हो गया? मालकिन, हम तो अपनी जगह पर थे, हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ। एक मिनट। अगर आप लोग अपनी जगह छोड़कर आए तो फिर? हे भगवान! हट जाओ मेरे रास्ते से! हट जाओ! सर ये देखिए, उसकी बैंक की डिटेल्स और बाकी सारे फोटोग्राफ्स। ये देखो। ये पेपर पढ़ने की जगह है। सॉरी। सॉरी क्या? चेहरा लटका क्यों है तुम्हारा? क्या हुआ? प्रॉब्लम है? पता नहीं सर, आजकल आदमी का दिमाग किस तरह से चल रहा है, किस हद तक सोच सकता है आदमी, उसकी सोच की तो कोई सीमा ही नहीं है। फ्रेडी, तुम कहना क्या चाह रहे हो? आजकल इस दुनिया में हर देश, हर शहर, हर गली, हर नुक्कड़ पे दहशत है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होते जा रहे हैं। जातीयवाद के नाम पे दंगे फसाद हो रहे सर। पहले तो आम आदमी आतंकवाद और बम विस्फोट से डरता था, अब तो आम आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है सर। पता नहीं किसके दिमाग में कब क्या आ जाए, अचानक उसका दिमाग खराब हो जाता है और 1 मिनट में सैकड़ों लोगों को गोलियों से छलनी कर देता है सर। अगर आदमी किसी और चीज से नहीं मरा ना सर, तो अपनी गंदी सोच की वजह से जरूर मर जाएगा। रेडी,
जो तुम कह रहे हो ना, सिर्फ उतना ही नहीं, इस दुनिया में अच्छाइयां भी है, समझे? ये दुनिया अब भी और आज भी उतनी ही खूबसूरत है, समझे? रो मत, हाँ? सर जी, मेरी मदद करो प्लीज। किस तरह की मदद? और आप है कौन? जी, मैं बंगरगढ़ गांव का सरपंच यशवर्धन। लेकिन किस तरह की मदद चाहिए आपको? दरअसल आज इस वक्त मेरे गांव बंगरगढ़ में मेरी बेटी सोनिका की शादी की तैयारियां चल रही हैं। सरपंच जी, आपकी बेटी की शादी है, ये तो बड़ी खुशी की बात है? तो इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं? सर, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ मेरे गांव बंगरगढ़ आए, ये देखने के लिए कि शादी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। एक मिनट सरपंच जी, कहीं आप हमसे हिफाजत तो नहीं चाहते? जी देखिए, ये हिफाजत वाला काम हम लोग नहीं करते हैं। जी, मैं जानता हूँ, मगर मैंने आप लोगों के बारे में बहुत सुना है। बड़ी उम्मीदें लेके आया हूँ आप लोगों के पास। देखिए यशवर्धन जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा जी, तो इतना कीजिए कि आप लोग मेरे साथ मेरे गांव आइए, मेरी बेटी सोनिका की शादी में शामिल होइए, खाइए पीजिए, शादी का आनंद लीजिए, बस इतनी विनती है आपसे। सिर्फ यही वजह है, और तो कोई बात नहीं है यशवर्धन जी? जी नहीं। आइए, अंदर आइए। चलिए। अरे सब लोग कहाँ हैं? वही तो है। हो क्या रहा है यशवर्धन जी? आप तो कह रहे थे कि शादी की तैयारियां चल रही है, फिर बाकी के लोग कहाँ हैं घर के? मैं भी यही सोच रहा हूँ सर, सब गए कहाँ? मेरा परिवार, रिश्तेदार, सारे मेहमान, कर्मचारी। जब मैं यहाँ से निकला था तो पूरे घर में चहल पहल थी। हे भगवान, मेरी बच्ची। ये आवाज, ये तो किसी की रोने की आवाज है। लगता है घर के पीछे से आ रही है, चलो देखते हैं। हाँ, ये आवाज घर के पीछे से ही आ रही है। हे भगवान, मेरी गैरहाजिरी में कहीं कोई अनर्थ तो नहीं हो गया? यहाँ से आइए। हे भगवान, यहाँ पर सोनिका! अरे हे भगवान! सोनिका, 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 ये क्या हो गया? आपने आने में बहुत देर कर दी। हमारी बच्ची सोनिका में हमेशा के लिए छोड़कर चले आप जरा प्लीज पीछे हटिए। सोनिका! हमारी बच्ची। ऐसा लगता है किसी ने ऊपर से इसे धक्का दिया है। वही तो, सिर के पीछे वार करने के बाद फिर ऊपर से नीचे क्यों फेंका? इसका घाव काफी गहरा है, ऐसा लगता है किसी ने किसी भारी चीज से मारा है। वही तो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, सिर के पीछे इतनी जोर से भारी चीज से वार करने के बाद फिर ऊपर से नीचे क्यों फेंका? देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि ये सही वक्त नहीं है आप लोगों के साथ कुछ बात करने का या सवाल पूछने का, मगर अगर हमें खोजी को पकड़ना है तो आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी, हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। एक बात बताइए, जब यशवर्धन जी हमें बुलाने आए थे उस वक्त, मतलब यहाँ से हमारे पास आकर फिर हमारे साथ आने के बीच में क्या हुआ था घर में? सब कुछ इतना जल्दी में हो गया कि कुछ पता ही नहीं चला। पहले कमरे में वो खून, उसके बाद वो कटा हुआ हाथ, उसके बाद मैं सोनिका के कमरे में ऊपर गई तो फिर सोनिका! दरवाजा तो खुला है। सोनिका! कमरे में कोई नहीं। सोनिका! कहाँ चली गई मेरी बच्ची? सोनिका! खिड़की की तरफ क्यों जा रहा है खून? सोनिका! यशवर्धन जी, आपकी गैर हाजिरी में बहुत कुछ हो गया है। अगर मैं घर छोड़कर गया ही नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं होता। हम आपका दुख समझ सकते हैं। तुम लोगों को अपनी जगह छोड़नी नहीं चाहिए थी। गलती होगी साहब, उस वक्त नीचे से चीखने की आवाज आ रही थी। साहब, उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमें ऐसा लगा कि नीचे हमारी ज्यादा जरूरत है,
इसलिए हम नीचे चले गए साहब। मीना जी, क्या आप हमें वो जगह दिखा सकती है जहां पर वो खून और हाथ मिला? प्लीज। जी इस तरफ से हाथ कहाँ? वो रहा। लगता है खूनी पीछे के दरवाजे से अंदर आया है। हाँ सच। अच्छा ये बताइए कि जब आप कमरे के अंदर आई तो क्या दरवाजा खुला हुआ था? हाँ साहब, खुला हुआ ही था। लेकिन उसे अंदर आते हुए किसी ने देखा कैसे? वही तो, किसी ने तो देखा होगा। मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा था कि घर के सारे खिड़की दरवाजे हमेशा बंद रखो। यशोवर्धन जी प्लीज, आप जरा शांत हो जाइए और चलिए हमें सोनिका का कमरा दिखाइए। ये रहा कमरा। क्या हुआ है यहाँ? ये क्या है? किस कपड़े का टुकड़ा है ये तो मेरी बेटी सोनिका की साड़ी का टुकड़ा है। माय गॉड, सोनिका की साड़ी का टुकड़ा। लगता है खूनी ने सोनिका को यहाँ इस खिड़की में से नीचे फेंक दिया और बेचारी नीचे गिरते वक्त उसकी ये साड़ी उस खिड़की में अटक गई और ये कपड़े का टुकड़ा वहां मिल गया। सर ये खून लगा हुआ आवाज उधर कबोर्ड के नीचे। खून लगा हुआ वाज। मीना जी, क्या ये वाज आपके घर का है? नहीं सर, ये हमारे घर का नहीं। नहीं जी नहीं। तो इसका मतलब है खूनी ये वाज बाहर से लेकर आया और फिर इसी वाज से सोनिका के सिर पर पीछे से वार कर दिया। हे भगवान, हम गांव वालों से क्या गलती हो गई? ये कैसा श्राप दे दिया तूने? हमारी बेटी को भी खा गया ये श्राप। एक मिनट यशोवर्धन जी, क्या कहा आपने? श्राप? कैसा श्राप? किस श्राप की बात कर रहे हैं आप यशोवर्धन जी? होता क्या है इस श्राप से, जरा बताइए। इस श्राप की वजह से जिस दिन हमारे गांव में किसी भी लड़की की शादी होती है, उसी दिन उस लड़की की मौत हो जाती है। ऐसा होता है इस श्राप से? कब से सिलसिला चल रहा है इस श्राप का? ये कई सालों से। इस श्राप की वजह से हमारे गांव में किसी भी लड़की को शादीशुदा जिंदगी का सुख नसीब नहीं होता। हमारे गांव में हर पिता, हर भाई डर डर के जीता है। आप लोग सच में श्राप जैसी चीजों पर यकीन करते हैं? जी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे गांव में इस तरह की वारदातें कई सालों से हो रही हैं। हाँ साहब, सरपंच जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने कई बार देखा है दुल्हनों को अपनी नजरों के सामने दम तोड़ते हुए। ये आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? आज के जमाने में इस तरह की बात कोई मानता है क्या? देखिए, आप लोगों की सोच आपकी जगह सही है और हमारी सोच हमारी जगह सही है। किसी भी सोच को सही या गलत करार नहीं दिया जा सकता। अच्छा चलो, मान लिया। लेकिन ये जो भी श्राप वाप है, इसकी वजह क्या है? क्या है वजह इसके पीछे? ये एक रहस्य है जिसके बारे में किसी भी गांव वाले को कुछ पता नहीं। कोई भी नहीं जानता और फिर भी आप लोग विश्वास कर रहे हैं इस पर? यशोवर्धन जी, आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं मैं। अगर आपका इतना विश्वास है इस श्राप पर, तो फिर आपने अपनी बेटी की शादी इसी गांव में क्यों की? कहीं और जगह जाकर करवा देते? बताइए। हम कभी नहीं करना चाहते थे, लेकिन सोनिका की जिद थी कि अगर उसकी डोली उठेगी तो इसी गांव से, इसी घर से उठेगी। उसकी जिद के आगे हमें झुकना पड़ा और हमने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी। हमने उसे बचाने की हर कोशिश की, लेकिन ये श्राप हमारी बच्ची को निकल गया। नहीं वीणा जी, देखिए,
ये श्राप वाप कुछ नहीं होता, सब झूठ है ये। मेरी बात पर यकीन कीजिए, इसके पीछे कोई और है, कोई ऐसा शख्स जो सालों से आप में दहशत फैला रहा है, इस श्राप की आड़, समझा? और हमें यही पता लगाना है कि है कौन ये, और हम पता लगा कर रहेंगे ही। एक बात बताइए, आपकी बेटी की शादी की तैयारियों की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह की है आपने? जी हाँ, है। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग हमें दीजिए। और सचिन, पता लगाओ इस गांव में ऐसी कितनी लड़कियां हैं, कितनी दुल्हनें जिनकी इस तरह की मौत हुई है, और उनके बारे में पूरी जानकारी निकालो। सर मिल गया सचिन जानकारी, सीडी सब कुछ? हाँ सर, सीडी भी मिल गई है और शादी की जानकारी भी। वेरी गुड, लगाओ सीडी जल्दी। दया, कुछ तो जरूर पता चल जाएगा सारा चक्कर क्या है। सर मुझे तो लगता है ये सारे खून उसी श्राप की वजह से हो रहे। चुप रहो फ्रेडी। फ्रेडी, आइंदा अगर श्राप शब्द तुम्हारे मुंह से निकला ना, तो समझ लेना कि तुम्हारी हमेशा के लिए ट्रांसफर इस बांगड़गढ़ में हो। नहीं सर, ऐसा मत करना सर। चुप, आइंदा ये शब्द तुम्हारे मुंह से निकलना नहीं चाहिए। कौन सा? श्राप। हाँ, ये देखो, ये नौकरानी बाहर आ गई। गड़बड़ हो गई है, घर के सारे लोग इकट्ठा हो गए। नौकरानी कुछ कह रही है। ये सारे के सारे इस कमरे के अंदर गए। इसी कमरे में वो नकली हाथ और नकली खून मिला था। कोई दोनों पहलवान भी आ गए, चौकीदार ये भी अंदर गए। इसका मतलब है घर के सारे लोग इस कमरे के अंदर हैं। ये कौन है? ये लाल साड़ी वाली औरत? अरे तो ऊपर जा रही है। सर यहाँ पे भगदड़ मच गई, बाकी के सारे लोग इस कमरे में गए, ये ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर तो सोनिका का कमरा है सर। हाँ, ऊपर तो सोनिका का कमरा है। देखा फ्रेडी, ये कोई श्राप वाप का चक्कर नहीं, ये इस लाल साड़ी वाली औरत का चक्कर है। दया, कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनिका का खून इस लाल साड़ी वाली ने ही किया है? सर रिवाइंड करना सर, बस प्ले करो। सर जरा इस औरत की चाल को जरा गौर से देखना, कुछ तो गड़बड़ है सर। हाँ दया, चाल तो मर्दाना लगती है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आदमी ये साड़ी पहन के अंदर जा रहा है? हो सकता है, और इसी आदमी ने सोनिका का खून किया है। सर अगर इसी आदमी ने उन बाकी दुल्हनों को मारा है तो हो सकता है उनकी शादी पर भी ये गया लड़की बन के। बिल्कुल सचिन, सारी जानकारी है ना इसमें? हाँ सर, लेकिन सर शादी की डेकोरेशन करने वाले तो सारे लोग अलग थे, यहाँ तक कि केटरर भी अलग, और तो और शादी में जो मेहमान आए थे वो भी अलग है। एक शादी में जो आया वो दूसरी में नहीं है। अच्छा, पांचों शादियों में सारे के सारे लोग अलग अलग थे, यहाँ तक के मेहमान भी। लेकिन ये क्या, इन पांचों शादियों में एक आदमी कॉमन है। कौन सर? पंडित जी, दया, जगनलाल पंडित। लेकिन सर सोनिका की मौत तो शादी की रस्में शुरू होने से पहले ही हो गई थी, उस वक्त पंडित जगनलाल तो पहुंचा भी नहीं होगा सर। अगर आने वाले तो थे पंडित जगनलाल, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनिका का खून इस पंडित जगनलाल ने ही किया, लाल साड़ी पहनकर? हो सकता है सर, या तो वो खुद खूनी है या फिर खूनी के साथ मिला हुआ है। इस पंडित जगनलाल को मिलना ही पड़ेगा। आप लोग सीआईडी से है ना? आइए। बड़ी जल्दी पहचान लिया आपने। हाँ वो तो है, छोटा सा गांव है ना, मगर सीआईडी वाले हमारे द्वार। कहिए क्या समस्या है? सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? पंडित जी, अगर सब कुछ कुशल मंगल होता तो हम लोग यहाँ पे नहीं आते। वैसे आप तो जानते ही होंगे ना कि आपके ही गांव की एक लड़की सोनिका, उसका खून हो गया। हाँ मैं जानता हूँ, बहुत बुरा हुआ। सोनिका बिटिया को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था, मैं ही उसकी शादी करवाने वाला था। ये हम जानते हैं पंडित जी। आप ये बता सकते हैं कि सोनिका का खून किसने किया होगा? देखिए श्रीमान, हम पंडित हैं, हमारा काम रिश्ते जुड़वाना और शादियां करवाना है, बाकी किसी चीज से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो पंडित जी आप ये भी नहीं जानते होंगे कि अब तक आपके गांव में जितनी भी दुल्हनों की हत्या हुई है वो किसने की? नहीं श्रीमान, उन लड़कियों का भी खून किसने किया और क्यों किया
इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। ये सारी बातें मेरी समझ से परे है। लेकिन पंडित जी हमारी समझ में कुछ कुछ आ गया है। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं, लेकिन आपको परेशान करने दोबारा आएंगे। जी जरूर। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत हो गया। अब मुझे बात करनी पड़ेगी। हेलो, बात करिए उससे मेरी। हाँ हाँ, उसी से। देखो, सीआईडी वाले आए थे मेरे घर पर, पूछताछ कर रहे थे। देखो, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। हाँ ठीक है, मैं मिलने आ रहा हूं तुमसे, पर आखिरी बार। इधर ही आ रहा है। हे प्रभु, रक्षा करना मेरी। ये किस धर्म संकट में डाल दिया। आज तो उसे मुझे बताना ही पड़ेगा। एक पंडित के घर में सीआईडी, और इस सालों की कमाई इज्जत खाक में मिल जाएगी। समझ जा पंडित, मैं तो उससे मिलना ही नहीं चाहता हूँ। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाएगा। आज उससे मैं कह ही दूंगा कि तुम्हारे पाप के किसी भी भागीदार बनने वाला नहीं हूं मैं। अभी तो यही था सर, अचानक गायब हो गया। कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखो, यहीं कहीं आसपास छुपा होगा। सर कहीं जगनलाल की आवाज तो नहीं थी? सर आवाज यही कहीं से आई। इस तरफ। अरे यहाँ तो भीड़ जमा है। जगनलाल के साथ? एक्सक्यूज मी, प्लीज हटिए, प्लीज हटिए, हटिए, हटिए। मैं हे भगवान, इस शापित गांव के एक लौते पंडित को भी आपने उठा लिया। अब क्या होगा हमारा? खूनी ने चाकू फेंक के मारा होगा और भाग गया। अजीब सी बात है सर, एक गांव के पंडित को कोई क्यों मारना चाहेगा? अजीब बात तो इस गांव की हर एक चीज है। एक के बाद एक खून होते जा रहे हैं, पर खूनी इतनी जल्दी जगनलाल को मार के कहां भाग गया? लेकिन आसपास चेक करो जरा। हटिए, हटिए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जगनलाल जिस आदमी से फोन पे आखिरी बार बात कर रहा था, उसी ने इसे बुलाया यहाँ पे और मार दिया? जगनलाल को उसके इरादे पे शक नहीं हुआ होगा कि वो उसका खून करने वाला है। हाँ सर, इसने सीआईडी के आने की खबर दी होगी और उस आदमी ने इसका हमेशा के लिए मुंह बंद कर दिया। इसका मतलब सिर्फ हम ही नहीं, वो खूनी भी इन गलियों में भाग रहा था इस जगनलाल के पीछे। मौका पाते ही उसने चाकू मारा और भाग गया। हाँ सर, ये जो कोई भी है काफी चालाक आदमी है। सर हाँ सर, आसपास कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, इसका थैला चेक कर लेना। मोबाइल चेक करो, आखिरी कॉल किसको किया था? सर आखिरी नंबर तो कोई लैंडलाइन नंबर है। लैंडलाइन लगा लो। रिंग तो बज रही है सर। सर घंटी यहाँ भी बज रही है कहीं पे। कट करना, फिर से लगा। घंटी की आवाज तो यहीं से आ रही है। इसका मतलब ये नंबर यहीं आसपास का है। चलो देखते हैं। निकल, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। सर आवाज यहीं से आ रही है। रिंग यहाँ बज रही है। तो इस पीसीओ पे पंडित जगनलाल ने फोन किया था, लेकिन किसके लिए? दुकान वाला जानता होगा सर। दुकान वाला कहीं नजर नहीं आ रहा। दुकान खुली छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? सचिन, गांव में ऐसा ही होता है, लोग एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। हाँ सर, लेकिन अब पता कैसे लगेगा कि जगनलाल ने किसके लिए फोन किया था यहाँ पे? जी साहब, कुछ ये साहब। तुम इस दुकान के मालिक हो? हाँ साहब। ये दुकान छोड़ के कहाँ चले गए थे? साहब वो घर पे गया था साहब। घर पे गए थे। यहाँ बगल में पंडित जगनलाल का खून हो गया और तुम घर पे क्या कर रहे थे? क्या साहब, पंडित जी का खून हो गया साहब? कितनी देर हुई दुकान छोड़ के गए? साहब 5 मिनट पहले गया था साहब मैं। 5 मिनट पहले? हाँ साहब। अच्छा ये बताओ कि 8-10 मिनट पहले यहाँ पे किसी का फोन आया था क्या? हाँ साहब,
थोड़ी देर पहले पंडित जी का फोन आया था मनीष बाबू के लिए साहब। मनीष बाबू? कौन है ये मनीष बाबू? साहब वो जो घर दिख रहा साहब, साहब वहीं पे रहता साहब वो। अच्छा, मनीष। ये मनीष बाबू का फोन अक्सर यहाँ पे आता रहता है क्या? हाँ साहब, उन्होंने बोल के रखा साहब कि जब भी उनका फोन आए तो उनको बोल देना, तो बोल देता था साहब ने। कि उनके पास खुद का फोन या मोबाइल नहीं है क्या? नहीं साहब, जहाँ तक मैंने देखा है उनके पास खुद का मोबाइल फोन नहीं है साहब। जब भी फोन करना होता साहब वो मेरे पास ही आते साहब। अभी होंगे मनीष बाबू घर पे? हाँ साहब, ज्यादातर वो घर पे रहते साहब। क्या दिखाओ घर किधर? चलिए साहब। साहब यही है मनीष बाबू का घर साहब। यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। जगनलाल का खून करके फरार हो गया। ये आदमी हाथ कैसे लगेगा सर? एक काम करते हैं, घर की तलाशी लेते हैं। खोलो ताला। यहीं खड़े रहना। जी साहब। सचिन, ये देखिए, ये साड़ी। ये साड़ी? ये तो वही साड़ी है ना जो सोनिका के कातिल ने पहनी थी। हाँ सर, और हमने फुटेज में ये भी देखा था कि एक आदमी इस साड़ी को पहन के सोनिका के कमरे में घुस रहा था। इसका मतलब मनीष ने सोनिका का खून किया है। उसने पंडित जगनलाल का भी खून किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गांव में जितनी दुल्हनों की हत्याएं हुई हैं, इन सब के पीछे ये मनीष ही है। एक काम करो, देखो और कुछ मिलता है क्या। ये आदमी और ये औरत, ये फोटो। सर इस औरत को मैंने कहीं देखा है। देखा? कहाँ देखिए? याद करो सर। सोनिका के कमरे में जो फोटोग्राफ्स थी उसमें ये लड़की भी थी। सोनिका के घर पे? इसका मतलब सोनिका इस औरत को जानती होगी। और ये आदमी भी था फोटो में? सर ये आदमी तो नहीं था। फिर ये कौन है? जरा उस दुकान वाले को बुलाओ। भाई साहब जरा अंदर आइए। जी साहब। अरे देखो, ये आदमी मनीष है। नहीं साहब, ये मनीष बाबू नहीं है साहब। क्या ये मनीष बाबू नहीं है? नहीं साहब, मनीष बाबू की तो दाढ़ी है, मूछें है और वो चश्मा भी पहनते साहब, और उनकी उम्र भी ज्यादा है साहब। ये मनीष बाबू हो ही नहीं सकते साहब। अच्छा, इस औरत को देखा कभी? नहीं साहब, इन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा साहब। सर हमें साड़ी तो मिल गई है, लेकिन इसका कहना है कि ये आदमी मनीष नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आदमी सोनिका के कमरे में भेस बदल के गया था उसे मारने के लिए, वो आदमी ये फोटो वाला आदमी हो सकता है ये मनीष का कोई रिश्तेदार या फिर जान पहचान वाला हो। एक बात बताओ, ये मनीष आदमी कैसा है? मनीष बाबू को इस गांव में आए हुए 1 साल हुआ है। मैं उनके बारे में इतना कुछ नहीं जानता साहब। वो यहाँ पे अकेले रहते थे या इनके साथ कोई और भी रहता था? हाँ साहब, अकेले रहते थे साहब। अकेले? हाँ साहब। किसी को देखा यहाँ पे आते जाते उनसे मिलते? नहीं साहब, मैंने किसी को उनके घर पे आते जाते नहीं देखा साहब। ठीक, तुम जा सकते हो। अगर इस औरत की फोटो यशवर्धन के घर में है तो यशवर्धन इस औरत के बारे में जरूर जानता होगा। चलो यशवर्धन से मिलते हैं। आप लोग आइए, कहिए क्या बात है? हर्षवर्धन जी, आपसे कुछ पूछना है। जी कहिए। ये इस औरत को पहचानते हैं? ये फोटो आपको कहां से मिली? ये बहुत लंबी कहानी है। जानते हैं आप इसे? जी
इसे कैसे भूल सकता हूं मैं? इसी की वजह से तो हमारे खानदान की इतनी बदनामी हुई। नाक कटवा दी थी इसने हमारी बिरादरी में, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। ऐसा क्या किया इन्होंने? और है कौन ये मेरी चचेरी बहन थी, शिवानी। चचेरी बहन? जी हाँ, अब जिंदा नहीं है, मार डाला मैंने इसे। आपने मार दिया इसे? जी हाँ। इसी बंदूक से मारा था मैंने उसे 15 साल पहले। क्यों? क्यों मारा आपने? शिवानी को धीरज से प्यार हो गया था और धीरज हमारी बिरादरी का नहीं था। और धीरज ये है? जी हाँ, यही है धीरज। इसी को लेकर आई थी यहाँ, मुंह काला करके, लाल टीका लगवाने, हमारा आशीर्वाद लेने। बाबा, ये धीरज है। इससे शादी करके मैं अपनी पूरी जिंदगी इसके साथ बिताना चाहती हूँ। शिवानी, इसे जीवन बिताना नहीं, जीवन बर्बाद करना कहते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? बेशरम, तू हमारे खानदान का नाम बर्बाद करना चाहती है? बाबा, आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं ऐसा कोई कदम उठा सकती हूँ? बाबा, धीरज बहुत अच्छा लड़का है, आपको भी बहुत पसंद आएगा। बाबा, मैं तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात करने की? अगर मुझे पता होता कि तू हमारे खानदान का नाम इस तरह रोशन करेगी तो मैं तुझे पैदा होते ही मार देता। बाबा, आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझसे इतनी घिनौनी बात करेंगे। तू मुझे समझाने की बात कर रही है? अरे समझना तो तुझे चाहिए बाबरी। हमारे खानदान में, हमारी जाति में, हमारी बिरादरी में बाहर के किसी लड़के से ना किसी ने शादी की है और ना कोई कर पाएगा। भैया, भैया आप कुछ समझाइए ना बाबा को। शिवानी, तुमने जो कुछ किया गलत किया। भैया, आप भी? हाँ, ये भी। हम सब तेरे खिलाफ हैं। सब अंधे हो चुके, आप सब अंधे हो चुके। आपके अहंकार और अंधविश्वास ने आपको अंधा कर दिया है। बाबा, धीरज दूसरी बिरादरी का हुआ तो क्या हुआ? वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता। बाबा, मैं आपसे विनती करती, हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए, हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। कभी नहीं, जब तक मैं सलामत हूँ कभी नहीं। लेकिन बाबा, वो शिवानी, इनके सामने अपने आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं। चलो। बाबा, धीरज वो शिवानी, इनको अगर हमारी बात नहीं मानी तो ना सही, इनके आशीर्वाद के बिना हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, अपना नया घर बसाएंगे। चलो। लेकिन कहीं नहीं जाओगे तुम। देखिए, आप लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शिवानी अब बालिग है। चलो शिवानी। बस, मैं कहता हूँ चलो। अब बहुत हो चुका। यशवर्धन, बंदूक लेकर आओ। ये क्या कर रहे हैं आप? यश नहीं, शिवानी आपकी बहन है। छोड़ो मुझे। गोली चलाओ, चलाओ गोली। यशवर्धन, चलाओ गोली। धीरज। यशवर्धन, हर्षवर्धन, लाशों को ठिकाने लगा दो। पिताजी के दबाव में आके मार दिया मैंने इन दोनों को, और इसी वजह से मैंने इन्हें आज तक माफ नहीं किया। ऑनर किलिंग, इस तरह किसी की जान लेने में कैसा सम्मान? क्या मिलता है आप लोगों को ये सब करके? सचिन, गन ले लो इनके। लाइए, ज्यादातर लाइए। अरेस्ट करें सर? गिरफ्तार तो करेंगे ही। जो गुनाह इन्होंने किया है उसकी सजा तो इन्हें भुगतनी ही पड़ेगी। सचिन, इस धीरज की फोटो मनीष के घर में है, कुछ समझे? हाँ सर, इसका मतलब मनीष और धीरज एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, दोस्त थे एक दूसरे के, और धीरज की जान का बदला लेने के लिए मनीष ने इनकी बेटी सोनिया को मार दिया। जल्द से जल्द इस मनीष को ढूंढना होगा। ये धीरज मरा है और मनीष जिंदा है, और मरे हुए धीरज की फोटो मनीष के घर में हमें मिली। ये कैसे? कुछ ना कुछ तो चक्कर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कैसी गड़बड़ सर? क्या फोटो में जो दिख रहा है ना, उसे नहीं देखते। जो फोटो में नहीं दिख रहा है उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या मतलब सर? मतलब अभी पता चल जाएगा रजत, अभी पता चल जाएगा। रेडी? स्केच आर्टिस्ट को लेकर आओ, और सचिन, बांगड़गढ़ के पीसीओ वाले को लेकर आओ, उस पीसीओ वाले को जिसके पीसीओ पर मनीष को फोन आया करते थे। आइए। स्केच आर्टिस्ट को क्यों बुलाया? अभी पता चल जाएगा। ये चेहरा देखो, हम चाहते कि ये चेहरा बनाया।
बढ़िया है। एक काम करो, अब इस चेहरे पर मोटी सी मूछें और दाढ़ी भी बनाओ। हैं? एक मिनट मत बनाइए, ये चेहरा ऐसे ही रहने दीजिए। इस दूसरे पेपर पर बिल्कुल ऐसा ही चेहरा बनाओ, ऐसा ही चेहरा, लेकिन थोड़ा उम्र में ज्यादा, एक 10-12 साल। और फिर उस चेहरे पर मूछें दाढ़ियां लगाओ जी। हाँ। और हाँ, चश्मा भी चाहिए उसे, मोटा सा। ठीक है, काले फ्रेम वाला। देखा दया, मेरा शक सही निकला। ये मनीष ही धीरज है? हाँ साहब, यही मनीष बाबू है साहब। एक सेकंड। ये आदमी तो उस दिन भीड़ में था जब हमने सोनिका की लाश देखी थी। इसका मतलब है आज का मनीष मरा हुआ धीरज है। मगर सर, धीरज को तो गोली लगी थी, फिर वो बच कैसे गए? इसका मतलब धीरज कभी मरा ही नहीं और मनीष बाबू बनकर सबकी आंखों में धूल झोंकता रहा। एग्जैक्टली। हमें किसी तरह से इस मनीष को पकड़ना होगा। मनीष उर्फ धीरज को ढूंढेंगे कैसे सर? ढूंढेंगे फ्रेडी, ढूंढेंगे। फिर से बांगड़गढ़ गांव में शादी होगी, दुल्हन सजेगी और ये बाराती भी आएगा। रजत तैयार रहना, वो आएगा। दुल्हन को मारने जरूर आएगा। दुल्हन को हम आज तक नहीं आने देंगे सर। आप फिक्र मत कीजिए, उसके आगमन के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। पंडित जी, याद है ना विघ्न आने पे कौन सा मंत्र पढ़ना है? जी साहब, मालूम है। अरे, ये बिजली को क्या हुआ? खूनी आ चुका है। रजत, तैयार रहना। ये बिजली नहीं, कुछ और ही है। सही कहा तुमने, हमारे गांव के दुल्हनों पर किसी तरह का श्राप लगा है। ये बिजली उस श्राप की वजह से ही गई है। हाँ, ये श्राप कहीं हमें भी ना ले डूबे। हाँ, यहाँ से भाग जाने में हमारी समझदारी है। हमें शादी में आना ही नहीं चाहिए था। चलो यहाँ से। हाँ चलो। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कोई भी कहीं नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा कोई भी। आप लोग यहीं रुकिए प्लीज, कहीं मत जाइए। देखिए, हमें जाने दीजिए, हम लोग मरना नहीं चाहते। कुछ नहीं होगा, हम लोग यहाँ पर है ना। आप लोग प्लीज, कोई बाहर नहीं जाएगा, यहीं रुकिए। साहब, अभी तक वो नजर नहीं आया। तुम घबराओ मत, मैं देख के आता हूँ क्या हुआ है। रुकिए प्लीज। साहब, वो अंदर आ गया, दुल्हन की तरफ बढ़ रहा है। अरे, तुम दुल्हन नहीं हो? जी हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे हाथों से एक दुल्हन और मारी जाएगी? आगे मत आना, जला दूंगा सबको जला दूंगा। मैं जला दूंगा। मशाल लेके कहाँ भाग रहा? ओलंपिक खत्म हो गया, रुक जा। जला कहाँ जा रहा है? जला मैं, हाँ, अपने आप को जला दूंगा। अपने आप को जला लेगा? मैं अपने आप को जला सकता हूँ। मनीष और धीरज, जिसने गांव की इतनी मासूम दुल्हनों को मौत के घाट उतारा है, सोनिका का और पंडित जगनलाल का खून क्या ऐसा अपराधी, क्या लगता है रजत अपने आप को जला पाएगा? नहीं सर, इसकी शक्ल देख के तो नहीं लगता। क्या बात कर रहे हो? आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है? मैं खुद को जला सकता हूँ। अच्छा ठीक है, जला ले। देखो, निकल गई सारी हवा। मैं अपने आप को पूरी तरह से जला दूंगा, सर से पांव तक जला दूंगा। नहीं सर, मुझे नहीं लगता ये अपने आप को जला सकता। देखिए, माथे पे तो पसीना आ चुका है। और इसके पैर भी कांप रहे हैं। जलाऊं तुझे? जलाऊं?
मनीष उर्फ धीरज, बताओ क्यों किया तुमने ये सब? इसका जवाब तो मैं पिछले 15 सालों से ढूंढ रहा हूँ। एक भाई अपनी बहन को कैसे मार सकता है? एक बाप अपनी बेटी की खुशियों का गला कैसे घोट सकता है? क्यों दो प्यार करने वालों को लोग जीने नहीं देते? मैं अपनी शिवानी के साथ आशीर्वाद लेने उसके घर गया था और मिला क्या? धीरज, धीरज! तुम बच कैसे गए? जिसको राम राखे उसको कौन चाखे। एक गांव वाले ने यशवर्धन और हर्षवर्धन को मुझे और शिवानी की लाश को ठिकाने लगाते हुए देख लिया था जंगल में। उसी ने मुझे बचाया। कई सालों तक मैं बेहोश था और जब होश में आया तो मुझे शिवानी की मौत की खबर मिली और मैं गुस्से से पागल हो गया और मैंने सोचा कि मैं बदला लूंगा। बदला लेने के लिए तुमने बांगड़गढ़ गांव की सारी दुल्हनों को मार दिया। हाँ, और इसी वजह से गांव वालों के मन में श्राप का डर और भी गहरा होता गया। हाँ, आप लोगों की वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई, लेकिन मकसद तो पूरा करना ही था। इसलिए औरत के भेष में यशवर्धन के घर के बेडरूम के पीछे के दरवाजे से मैं अंदर गया। नकली हाथ और नकली खून रखा, मेहमानों में शामिल हो गया और जब तमाशा हुआ तो पहलवान नीचे आ गए और मैं सोनिका के रूम में दाखिल हो गया। अपने साथ लाए हुए फ्लावर वास से मैंने उसके सिर पर मारा और उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया। और जगन्लाल पंडित, उसको भी तो तुमने ही मारा। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? वो आप लोगों को सब कुछ सच सच बताने वाला था, इसलिए उसे भी मारना पड़ा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जगनलाल पंडित ने ही तुम्हें 15 साल पहले बचाया था? हाँ, उसी ने मुझे बचाया था। भगवान ने तुम्हें दूसरी जिंदगी दी, एक नया मौका दिया जीने का। और तुमने क्या किया? अपना बदला पूरा करने के लिए गांव की मासूम लड़कियों की जानें ली। उनकी शादी के दिन अब तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम्हें तो फांसी होकर ही रहेगी। चेक किया? हाँ सर। पार्किंग, रिसेप्शन, मैंने सभी जगह चेक किया पर किसी ने भी रेड प्रिंटेड टॉप पहनते हुए गोरी लड़की को बाहर जाते हुए नहीं देखा। यार अन्ना अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकती है? वॉशरूम भी जाती तो अपना मोबाइल साथ लेकर के जाती, टेबल पर थोड़ी ना छोड़कर जाती। सर, हमने पूरा पब छान मारा, पार्किंग लॉट, किचन एरिया सब में चेक कर लिया, पर आप जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो वहाँ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने उसे अंदर जूस लेते हुए देखा है। जूस? जूस? तू ही था ना? तूने जूस सर्व किया था ना उसको? क्या डाला था जूस में? सर छोड़िए, मैंने सिर्फ उससे जूस सर्व किया था, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोलता है तू? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास कीजिए आप। अपना गुस्सा इस पर निकालने से कोई फायदा नहीं। हम लोग अंगना को ढूंढ निकालेंगे, तो टेंशन ना ले यार। ए मैनेजर, एक बात याद रखना, अगर मेरी अंगना को कुछ हुआ ना तो तुम सबको छोड़ूंगा नहीं मैं। इस पब पर तुम सब पर केस करूंगा। अंगना, 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 अंगना। फिर लाश को बर्फ में जमा दिया गया। मैनेजर का कहना है कि लाश उन लोगों को लगभग रात को 11 बजे मिली। आप लोग जानते हैं कौन है ये लड़की? जी नहीं सर। कमाल है, किस तरीके की ड्यूटी कर रहे हैं आप? आपकी आइस फैक्ट्री में एक लड़की का खून किया जाता है, उसकी लाश को बर्फ की सिल्ली में जमा दिया जाता है और आप में से किसी ने ना कुछ देखा ना कुछ सुना। साहब, कल रात को ये सिलियां यहाँ बर्फ जमाने के लिए रखी गई थी। अब कौन आया, कब लाश को बर्फ में जमा दिया, हमें कुछ नहीं पता साहब। हमें तो इन सिलियों की डिलीवरी करनी थी, इसलिए हम यहाँ पर आए। आपको ये तो पता होगा कि इस आइस फैक्ट्री का मालिक कौन है और कहाँ है? साहब, मालिक भोपाल में रहते हैं। साहब, असल में हर समय इस फैक्ट्री में कोई नहीं रहता। जब भी काम होता है मैं इन सबको बुला लेता हूँ। तो चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या? सर, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं।
ये बर्फ की सिल्ली अंदर फैक्ट्री से ही लाई गई है ना? जी साहब। चलो चेक कर लेते हैं। श्रेया, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज दो। सर। हेलो सर, गजीबो पब में एक लड़की का खून हो गया है सर। क्या? हाँ सर, उसे किसी ने आइस स्टिक से मार दिया है। कहाँ पे? गजीबो पब, अंधेरी। आइस? हाँ सर, प्लीज सर आप लोग जल्दी आ जाइए। ओके, ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। ये क्या चक्कर है? क्या हो सर? गजीबो क्लब में एक लड़की का खून हो गया है और उसे भी आइस पिक से मारा गया है। हेलो दया। बाकी शरीर पे कोई हाथापाई के निशान नहीं। इसका मतलब खूनी ने अंगना को यहाँ पे पकड़ा और आइस पिक से सीधे इसके गर्दन पे वार कर दिया। आपको कैसे पता चला सर? यहीं पर क्यों? विनीत, ये देखो, ये खून के छींटे यहाँ फ्रिज पे पड़े हैं और एक इतना सारा खून जमीन पर यहाँ पर है। ये खून तो एकदम उसी तरीके से हुआ है जिस तरह गोरेगांव आइस फैक्ट्री में खून हुआ। हाँ विनीत, ये दोनों खून किसी एक ही दरिंदे ने किए हैं और ये निशान देख रहे हो, वो सिंबल है। ये काम करो, इस निशान के फोटोग्राफ्स निकालो चारों एंगल। सर, आइस फैक्ट्री और पब में खून एक ही दिन में, ये तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता सर। ठीक कह रही हो तुम पूर्वी, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, चुनौती है ये, चुनौती। अगर वो कातिल चाहता तो ये दरवाजा बंद करके भाग सकता था, ये खून के निशान मिटा के भाग सकता था यहां से, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने जानबूझकर खून के घसीटने का निशान बनाकर हमें चैलेंज किया है। हाँ सर, अगर वो छुपाने की कोशिश करता तो ना जाने कितने दिन तक अंगना की लाश भी नहीं मिलती। उस कातिल ने जुर्म को छुपाया नहीं है, दर्शाया है। चैलेंज किया है हमें कि मैंने खून किया है, जो करना है कर लो। ये टूटा हुआ हार मिला यहाँ से। क्या इधर आई? जी सर। ये पहचानते हैं? तुम्हें से किसी का है? सर, ये हमारे यहाँ तो किसी का भी नहीं है। हमारे यहाँ तो सिर्फ आदमी काम करते हैं। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टूटा हुआ हार उस लड़की का है जिसका खून हुआ है? हो सकता है। यहाँ पे हार मिला है, इसका मतलब यहाँ पे जरूर कुछ हुआ होगा। ये देखा, खून किसी के घसीटने के निशान है सर। यहाँ आगे तो खून के निशान है। अगर खूनी यहाँ लाश को लेके आया था तो दरवाजे से लेके आया था। उधर खून के निशान नहीं है, यहाँ आसपास भी नहीं है, सिर्फ इसी एरिया में। तो ये क्या? खून से कुछ निशान बनाया लगता है। खूनी ऐसा करेगा क्यों? जानबूझ के कर रहा है सचिन, जानबूझ के, ताकि हम लोग उसके पीछे आए। क्या एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर, हम लोग डांस फ्लोर पे डांस कर रहे थे। अंगना वहां टेबल के पास बैठी हुई थी। अचानक मैंने मुड़ के देखा तो वो वहां पे नहीं थी। उसके टेबल पे उसका मोबाइल पड़ा हुआ था। कहाँ है वो मोबाइल? ये रहा सर। आखिरी बार अंगना को किसने देखा था? मैं उससे बात करके निकल रहा था सर, तो ये वेटर जूस लेके जा रहा था उसके पास। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सच बोलो सर। मैंने बस मैडम को जूस दिया और फिर वहां से निकल गया।
अजीब बात है, एक लड़की नीचे पब में से यहाँ ऊपर आती है और किसी ने देखा नहीं। हाँ? तो लगता है कि अंगना कातिल को पहचानती थी, वरना वो किसी अनजान आदमी के साथ यहाँ तक नहीं आती। आप कितने लोग आए थे यहाँ पे पब में? सर हम 5 लोग थे। और सारा वक्त आप लोग साथ में थे, कोई अकेले बाहर नहीं गया? नहीं सर। पूर्वी, लाश को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो और विनीत, इन सब की डिटेल्स ले लो। सर। हाँ मिला? हाँ सर, ये देखिए, ठीक इसी तरह के खून एक सीरियल किलर पहले कर चुका है। मैंने कहा था ना। आइस पिक से खून, बर्फ में लाशें और आइस कोन का निशान भी। ये दोनों केसेस तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं। हाँ सर, ऐसे ही एक सीरियल किलर का केस हमारे रिकॉर्ड में है। उसका नाम था मानव और साल 2006 में 2 महीनों में उसने 9 औरतों के खून किए। बांद्रा के एक आइसक्रीम पार्लर कूल जोन का मालिक था वो। कूल जोन आइसक्रीम पार्लर का मालिक मानव? तो फिर सर ये मानव ही फिर से खून कर रहा है? नहीं सर, पिछले 6 सालों से उसके दिमाग का इलाज चल रहा है। वो अभी भी मेंटल हॉस्पिटल में ही है। अभी भी मेंटल हॉस्पिटल में है मानव? वो भी पिछले 6 सालों से? तो फिर इन औरतों का खून कर कौन रहा है? सर इस मानव से मिलते हैं। सर। हाँ, कौन सी रिपोर्ट आपकी? दोनों औरतों की उम्र 25 और 30 के बीच में, और दोनों औरतों को मारने से पहले नशीली दवाई सुंघाई गई। नशीली दवाई सुंघाई गई इसीलिए अंगना की नाक में सूजन थी। पर सर, हो सकता है अंगना को उस दवाई से एलर्जी हो। भैया इस दूसरी लड़की की नाक पे भी तो सूजन थी। शायद इस खूनी को पता नहीं होगा सर कि कितनी मात्रा में दवाई सुंघानी है। और तो और अभी दोनों औरतों के गले पर नाखून के निशान और निशान में ऑयल पेंट। ऑयल पेंट? सर ये खूनी कहीं पेंटिंग वेंटिंग का काम तो नहीं करता है? आ रहा। ठीक है, ओके सर। हाँ, रजत ने हमें हेवी रूम में बुलाया। अंगना के मोबाइल फोन में कुछ रिकॉर्डिंग्स मिले हैं। सर अंगना ने अपने मोबाइल पर अपने दोस्तों की रिकॉर्डिंग की, फिर उसने जूस मंगवाया, तब उसने अपना मोबाइल टेबल पर रख दिया, लेकिन मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू थी सर, इसलिए उसके और आइस पिक किलर के बीच में जो भी बातचीत हुई वो फोन में रिकॉर्ड हो गई। बस चेहरे दिखाई नहीं दे रहे सर। वीडियो तो थोड़ी देर बाद ब्लैकआउट हो जाता है, आवाजें हैं सर। गुड। और सर हमने सारी रिकॉर्डिंग को डीवीडी में ट्रांसफर कर दिया सर। एक्सीलेंट, चलो देखते हैं डीवीडी। क्या अंगना, तुम भी वीडियो बनाने बैठ गई? अरे अपनी सगाई की पार्टी है, चलो डांस करते हैं। ओके, एज यू विश। अगर तुम्हें लगे कि डांस करना है तो आ जाना, हम लोग वहां डांस कर रहे हैं। ओके आना यार। मैम जूस। मैम जूस के लिए आइस लेंगे आप? नहीं नहीं, मुझे आइस नहीं चाहिए। क्यों मैम? टॉन्सिल्स की वजह से? मगर हाल ही में तो आपका टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हुआ है। क्या? मेरे ऑपरेशन के बारे में तुम्हें कैसे पता? मुझे और भी बहुत कुछ पता है, कई ऐसी बातें जिससे आपको खतरा है। देखिए मैम, यहाँ पर बहुत खतरा है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब बताता हूँ। दो वेटर्स है, दो वेटर्स। वेटर नंबर 2, ये गड़बड़ है। अंगना के बारे में सब कुछ जानता था, उसकी जो टॉन्सिल की बीमारी थी उसके बारे में भी जानकारी थी उसे। यानी खूनी ने पहले से खून करने की पूरी प्लानिंग की थी। इस अंगना के घर वालों से पता लगाना चाहिए कि कौन जानता था अंगना की इस टॉन्सिल्स की बीमारी के बारे में, और फिर इस मानव के घर वालों से भी पूछना चाहिए कि ऐसा कौन था मानव के करीब
जो उसकी हरकतों के बारे में जानता था। मानव आ गए। मानव जी, ये मानव जी का घर है? मानव जी यहीं रहते हैं ना? हाँ, ये मानव का घर है और हमेशा उसी का रहेगा। और मैं उसकी धर्मपत्नी, उसकी वाइफ हमेशा रहूंगी। और आप लोगों को कोई हक नहीं है हमसे कोई सवाल पूछने का। चले जाइए यहाँ से। देखिए मैडम, हम आपके पति के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। आप प्लीज बात को समझिए। मैंने आपसे कह दिया ना, आप लोग जाइए। बहुत हो गया। विजय आप। नंदिनी जी, हम लोग सीआईडी ऑफिसर्स हैं और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। अब बेहतर यही होगा कि आप हमारी मदद करें। मदद करें? मदद क्यों करें? क्योंकि जिस तरह साल 2006 में आपके पति ने औरतों के हत्याएं की थी, ठीक उसी तरह से फिर से औरतों के खून हो रहे हैं। हत्या कर रहा है? मिसेस नंदिनी, आप सुन रही है ना? मिसेस नंदिनी, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मानव ठीक हो जाएगा, वो आ जाएगा। मानव पागल नहीं है, वो पागल खाने में है। उसे फांसी देकर कत्ल मत कीजिए प्लीज, उसे मत मारिए। उसने जो भी किया वो जानबूझकर नहीं किया। मिसेस नंदिनी, हमने कब कहा कि उसे फांसी होने वाली है? ना तो वो हॉस्पिटल से फरार हुआ है और ना ही उसने इस बार किसी का खून किया। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वो कौन हो सकता है जिसे मानव के खून करने के तरीके के बारे में पता है। मेरा मानव ठीक हो जाएगा, मानव ठीक हो जाएगा, वापस आ जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। मानव। क्या हुआ नंदिनी? तुम्हारा दरवाजा खुला था, आवाजें आ रही थी। ये लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। और आप लोग कौन? सर, आई एम रोहित, ये मेरी वाइफ है सारा। हम साथ वाले बंगले में ही रहते हैं। हम मानव और नंदिनी के दोस्त हैं, 7 सालों से इन्हें जानते हैं। तब तो आपको ये भी पता होगा कि साल 2006 में मानव ने क्या किया था। उसने किया नहीं था, उसने जबरदस्ती नहीं किया था, उससे हो गया था। और अब साल 2012 में ठीक वैसे ही हो रहा है। क्या? फिर से? लेकिन मानव तो हॉस्पिटल में, फिर ये कैसे? उसी की तहकीकात के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सॉरी सर, लेकिन नंदिनी इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। क्यों? जो कुछ भी हुआ उससे नंदिनी के दिल और दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ है। मानव का नाम सुनते ही विचलित हो जाती है, बात ही नहीं कर पाती। वो तो हमें दिखाई दे रहा है। सभी रिश्तेदारों ने रिश्ता तोड़ दिया, बिल्कुल अकेली हो गई थी वो। हम ही ने इसे संभाला है। नंदिनी का आइसक्रीम पार्लर भी घाटे में चल रहा था, हमने उसे बेचकर सारे पैसे इसके हवाले कर दिए। कोई तो है जो मानव की तरह खून कर रहा है और बर्फ में लाशों को छुपा रहा है। अच्छा, नंदिनी जी ना सही, पर आप तो हमें कोई जानकारी दे ही सकते हैं ना? सॉरी मैम, लेकिन हमें कोई अंदाजा नहीं है और किसी पे शक भी नहीं है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप नंदिनी को अकेला छोड़ दीजिए, वरना उसकी हालत और भी खराब हो जाएगी। अगर आपकी परमिशन हो तो हम नंदिनी को अंदर ले जाएं। ठीक है। मानव आ जाएगा, मानव आ जाएगा। कोई तो है, कोई है जो नहीं चाहता कि मेरा मानव मेरे पास वापस आए और हम खुशी खुशी फिर से जीवन बिताए। नंदिनी को लेके जाइए। हाँ, कोई जरूर है। सॉरी सर। मानव आ जाएगा ना? मानव। नंदिनी की हालत वाकई में खराब है या? पति एक साइको किलर, फिर भी उसके लिए इतना प्यार, थोड़ा अजीब तो है सर। हाँ सर, इतने सालों बाद फिर उसी तरीके से मर्डर शुरू होना कुछ तो अजीब है। इस केस के तय तक पहुंचने के लिए हमें 2 चीजों का पता करना होगा। एक तो अंगना के परिवार वालों का क्या कहना है, और दूसरा वो दूसरी औरत कौन है जिसका खून हुआ। माफ कीजिएगा, हम जानते हैं कि ये वक्त सवाल पूछने का नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि अंगना के कातिल को जल्द से जल्द हिरासत में ले ले, ताकि वो किसी और निर्दोष को अपना शिकार ना बनाए।
क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिस पर आपको शक हो? जी नहीं। पिछले कुछ दिनों में उसने आप लोगों को कुछ बताया जो आप लोगों को अजीब लगी हो? कोई बात, किसी के साथ उसका कोई झगड़ा, कोई बहस, कुछ भी? इसलिए झगड़ा करना, बहस करना ये अंगना के स्वभाव में ही नहीं था। और वो मुझसे हर बात शेयर किया करती थी। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझसे कभी छुपाती नहीं। आप लोगों के अलावा कोई और था जिसके अंगना करीब थी? नहीं सर, बस वो हम दोनों से ही सबसे ज्यादा करीब थी। क्यों सर? क्योंकि केदार जी, हमें लगता है कि जिसने भी अंगना का खून किया है वो उसे बहुत करीब से जानता था। करीब मतलब ये खून जोश में या अचानक किया गया खून नहीं है, सोच समझ के की गई हत्या है ये। क्या कह रहे हैं आप? क्या कुछ समय पहले अंगना का टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हुआ था? जी हाँ, हुआ था। ये आपको ऑटोप्सी से पता चला? जी नहीं, उसके खूनी ने हमें बताया। जब वो खूनी अंगना से टॉन्सिल के बारे में पूछ रहा था तब उसकी आवाज मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई। सर ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। अंगना ने खुद हम दोनों से बोला था कि उसकी टॉन्सिल की सर्जरी के बारे में किसी को पता न चले। ओह, तो तुम दोनों के अलावा अंगना के टॉन्सिल के बारे में सिर्फ हॉस्पिटल के स्टाफ को ही मालूम है जहाँ पे अंगना का ऑपरेशन हुआ था? हाँ सर, 3 दिन पहले हॉस्पिटल से फोन आया ये कहने के लिए कि अंगना की सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। 3 दिन पहले अंगना के सारे रिपोर्ट तैयार थे और 2 दिन बाद उसकी मौत। शायद उस खूनी के बारे में हमें हॉस्पिटल से पता चल सकता है। सर ये 10वीं दुकान है। हमारे लिस्ट के मुताबिक बस 2 दुकानें और बची हैं जहां पर ऐसे हार रिपेयर कराए जाते हैं। बहुत पुराना है, फीस्ट। मुझे लगता है कि ऐसा हार अभी हाल ही में हमारे पास रिपेयर करने के लिए आया तो था। पुनीत, जरा इधर आना। जी पुनीत, ये सीआईडी ऑफिसर है। इन्हें कहीं से ये 30 रत्नों का हार मिला है। मुझे लगता है कि ऐसा हार हमारे पास अभी हाल ही में किसी लड़की ने रिपेयर कराया तो था। तो देखो ना। हाँ, किया तो था। अरे ये तो वही थीस्ट पत्थर है जो एक मैडम ने खास तौर पे कहा था कि ये उनकी माँ की निशानी है और वो इस पर पॉलिश नहीं करवाना चाहती। हाँ, कमाल है, थीस्ट पत्थरों के हार को देख के आप लड़की को पहचान गए? सर ये मैडम हमारी पुरानी कस्टमर है। फिर तो जिस लड़की का ये हार है उसे अच्छी तरह से जानते होंगे आप? हाँ सर, और वो मैडम तो हमेशा जल्दी में रहती हैं। कल 3:30 बजे आकर कहा कि बाहर ड्राइवर इंतजार कर रहा है, मैं जल्दी में हूँ। फिर क्या सर, रिसीप्ट पर साइन किए बिना ही हार लेकर चली गई। कहा कि बाद में आकर साइन कर दूंगी। 1 मिनट, वो रिसीप्ट निकालना। हाँ ये मिस युक्ता, 21 रेड विला कार्ट रोड, बैंड्रा। सर फोन नंबर भी है। हाँ मैडम, मैंने रिसीप्ट पर साइन करने के लिए इन्हें फोन भी किया था लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा ये बताइए कि जिस वक्त यहाँ से युक्ता वो हार लेके जा रही थी, आपके दुकान से किसी आदमी ने उसका पीछा किया क्या? नहीं सर, उस वक्त यहाँ सिर्फ 2-3 लेडीज कस्टमर ही थी। अच्छा ठीक है, जिस वक्त युक्ता यहाँ पे थी दुकान में और कौन कौन मौजूद था, उन सबका नाम, पता और फोन नंबर चाहिए हमें। एक्सक्यूज मी। यस सर, कौन से डॉक्टर से मिलना है आपको? अपॉइंटमेंट ली है आपने? सीआईडी। सर क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? आइसपिक मर्डर के बारे में तो पता ही होगा ना आपको? हाँ सर, आज सुबह ही मैं उसके बारे में अखबार में पढ़ रही थी। जिस एक लड़की का मर्डर हुआ वो हमारे ही हॉस्पिटल में है। सर कहीं आप अंगना के बारे में जानकारी लेने तो नहीं आए? जी, जब अंगना का ऑपरेशन हुआ उस वक्त पुनी यहीं पर था। मैम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हमारे हॉस्पिटल का नाम खराब हो जाएगा। हमें यकीन है खूनी ने खुद अंगना को टॉन्सिल्स के बारे में बताया था। लेकिन अंगना तो उसके डॉक्टर के अलावा किसी से बात भी नहीं करती थी। 2 दिन में उसे यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया था और उसी रात उसके डॉक्टर भी अमेरिका चले गए थे। और सर ये बात मैंने किसी से शेयर भी नहीं की। हम आप पे शक नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए कि 3 दिन पहले अंगना की रिपोर्ट की खबर देने के लिए यहाँ से फोन किसने किया था? वो सर मैंने ही किया था। आपने किया था? आपने एग्जैक्टली क्या कहा था उसे? सर यही कि टॉन्सिल्स की रिपोर्ट सब नॉर्मल है और अब उसे यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं है। और जब आप ये फोन पे इंफॉर्मेशन दे रही थी तो आपके आसपास कौन खड़ा था? मेरे आसपास सर एक औरत थी।
और एक चाचा थे जो बार बार खांस रहे थे। ओह, अच्छा उस दिन जितने मरीज आए थे इलाज के लिए उनके रिपोर्ट की कॉपी मिल सकती है? हाँ जी मिल सकती है। थैंक यू। उस औरत का हुलिया तो याद है ना आपको? युक्ता के बारे में क्या पता चला? सर युक्ता तो अकेली रहती थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। कत्ल वाले दिन उसके ड्राइवर ने उसे ज्वेलरी शॉप से उसके घर छोड़ा था। इस ड्राइवर से बहुत कुछ पता चल सकता है सर। बुला लो, पूछताछ करते हैं। बेटी को भेजा उसे लाने के लिए। सर एक खूनी ठीक मानव की तरह ही खून क्यों कर रहा है? और जो खून करना ही था तो 6 साल के बाद क्यों? 6 साल के बाद? ऐसा कौन है जिसे मानव के खून करने के तरीके की एक एक चीज पता है? तो शायद नंदिनी, मानव की बीवी। उसके सबसे करीब तो वही है। नंदिनी मानव की बीवी? हाँ सर, नंदिनी तो वैसे ही मानसिक तौर पे बीमार है, अपना ख्याल खुद नहीं रख पाती। और ये सारे खून बिल्कुल सोच समझ के किए गए हैं सर। वही तो सर। हाँ, मिल गए हॉस्पिटल के पेशेंट्स की लिस्ट और जोरी के कस्टमर्स की? यस सर। तो क्या पता चला? सर एक नाम है जो खून होने से पहले दोनों जगह पर मौजूद था। कौन है? ये कैसे हो सकता है सर? इसका क्या लेने देना हो सकता है मानव के केस से? फिर भी पता तो लगाना ही पड़ेगा सर। ब्यूरो में बुला के पूछताछ करते हैं। बुलाते हैं लेकिन पहले इस मानव से जाकर मिलते हैं। मानव से। मानव, मानव, अंधेरे में क्यों बैठे हो? कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? मानव, ये लोग जानना चाहते हैं कि तुम यहाँ क्यों रहते हो। सर ये हमेशा ऐसे ही रहता है, गुमसुम, ज्यादा बातचीत नहीं करता, बैठे दीवारों में पेंटिंग बनाता रहता है। कैसे हो मानव? कौन मानव? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग तुम्हारे नए दोस्त हैं। दोस्त? हाँ, तुमसे मिलने आए हैं, बातें करने आए हैं। नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ पे अंधेरे में अकेले क्यों रह रहे हो यहाँ पे? हाँ? नहीं, ये घर है मेरा। मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ यहाँ। पत्नी के साथ? तो कहाँ है आपकी पत्नी? हमसे मिलवाएंगे नहीं आप? क्या नाम क्या है उनका? उसका नाम है नाम क्या है उसका? उसका नाम है नंदिनी। नंदिनी नाम है उनका। और ये आपकी पत्नी है नंदिनी। तुमको तो मैंने मार दिया था। मैंने मारने की कोशिश की थी तुमको मैंने। मुझे किसी से बात नहीं करनी है, तुम लोग जाओ यहाँ से।
बार बार इन्हें याद दिलाना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। अब ठीक कह रही थी, उनकी याद करने की शक्ति बहुत कमजोर हो गई है। इन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई हैं, 2 औरतें, इनमें से एक शायद आप हैं। ये दूसरी कौन है? शायद ये सारा हो सकती है, रोहित की पत्नी। उसे ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो हमेशा मेरे साथ यहाँ हॉस्पिटल में आती है। मानव ने शायद हम दोनों को एक साथ देखकर ही ये स्केचेस बनाए होंगे। सारा हॉस्पिटल में भी, जौहरी की दुकान में भी, नंदिनी के घर में भी और यहाँ भी। इस केस के सारे तार इस सारा से जुड़ रहे हैं। सचिन, इतिहास निकालो सारा का। सारा जी, जब आप वीएनपी हॉस्पिटल में गई तब एक लड़की के मेडिकल रिपोर्ट की बात हो रही थी। 2 दिन बाद उस लड़की का खून हो गया। जब आप जौहरी के दुकान में गई, वहां पर एक लड़की आई, कुछ घंटों बाद उसका भी खून हो गया। कैसे? क्यों? आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं कैसे बता सकती हूँ ये खून क्यों हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपकी अंधेरी में दवाई की दुकान है ना? जी। वह खूनी ने उन 2 लड़कियों को बेहोश करने के लिए स्लेप्टिफॉर्म नाम का ड्रग इस्तेमाल किया, जो तुम्हारी दवाई की दुकान में भी मिलता है। आया ना? इसका मतलब ये थोड़ी है कि खूनी मैं हूँ। तो फिर आप ये बताइए कि जब मानव से मिलने के लिए नंदिनी संवेदना केंद्र जाती थी, तो आप हमेशा उसके साथ में क्यों जाते थे? देखिए, मानव मेरी दोस्त नंदिनी का पति है। नंदिनी की तबीयत नाजुक रहती है, तो उसे सहारा देने में चली जाती थी। किसी की मदद करना गुनाह थोड़ी है। सारा, तुम एक आर्टिस्ट हो ना? खूबसूरत ऑयल पेंटिंग्स करती हो। तो फिर सारा जी, उन दोनों लड़कियों की लाशों पर से हमें ऑयल पेंट के ट्रेसेस मिले हैं। ऑयल पेंट। देखिए, ये सब एक इत्तेफाक है। वाकई में खून मैंने नहीं किए। सारा जी, जब तक तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं होती, तुम हमारी कस्टडी में रहोगी। सब मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दीजिए। चलिए। सर, ये चमन है, युक्ता का ड्राइवर। चमन, बताओ। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, मैं तो युक्ता मैडम के साथ दोपहर के 4 बजे तक ही था। उसके बाद मैं गाड़ी की सर्विस कराने चला गया। सर, आप लोग चाहें तो सर्विस सेंटर से मालूम कर सकते हैं। वो हम पता कर लेंगे। पहले ये बताओ कि युक्ता को जौहरी के यहाँ से 3:30 बजे पिकअप करने के बाद क्या हुआ? सर, उसके बाद में युक्ता मैडम को मैं घर पे ले गया। फिर क्या हुआ? फिर वो घर के अंदर चली गई और मैं सर्विस सेंटर के लिए निकल पड़ा। तभी मैंने अचानक देखा कि एक आदमी उनके पीछे पीछे घर में घुस रहा था। कौन था वो आदमी? जी सर, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। सच बोल रहे हो? जी सर। जाओ तुम। थैंक यू सर। अभिजीत, कौन था ये आदमी? क्या करने गया था युक्ता के घर में? पता लगा। हेलो, पर्दे वगैरह खोल दो सब।
चमन ने कत्ल वाली रात को यहाँ पे एक आदमी को आते हुए देखा था। ये देखो, 2 कप है कॉफी के, 2 प्लेट में सैंडविच। इसका मतलब कोई तो था यहाँ पे। इसे युक्ता अच्छी तरह से जानती थी सर, क्योंकि यहाँ पे हाथापाई या जोर जबरदस्ती के कोई निशान भी नहीं है। मतलब युक्ता अपनी मर्जी से उस आदमी के साथ गई थी यहाँ से? हाँ सर, कोई जान पहचान वाला, कोई दोस्त या कोई ऐसा जो किसी काम से आया हो। हम मगर कौन? आदमी कौन था वो? चेक करो घर को अच्छी तरीके से, देखो कुछ मिलता है क्या। टैक्स पेपर, प्रॉपर्टी का पेपर। ओह, तो ये चक्कर है। सचिन! हाँ सर। हाँ सर। ये देखो, प्रॉपर्टी के पेपर है। कूल जोन आइसक्रीम पार्लर, बैंड्रा। सर ये मानव के आइसक्रीम पार्लर का नाम भी तो कूल जोन ही था ना, उसका पार्लर भी तो बैंड्रा में था। और सर 2006 में मानव ने सारे खून वहीं किए थे। और बाद में रोहित और सारा ने वो आइसक्रीम पार्लर बेच दिया था। किसे? युक्ता को। हाँ, युक्ता को। सर इसका मतलब युक्ता सारा को जानती थी और वो सारा के साथ कहीं जा सके इतना विश्वास भी करती थी। हाँ सर, लेकिन ये ड्राइवर चमन तो कह रहा था कि उसने युक्ता के घर पे किसी आदमी को आते हुए देखा था। तो सारा के साथ युक्ता का बाहर जाना बनता नहीं है। सर अगर वो सारा नहीं थी तो फिर कौन हो सकता है? वही जो सारा की दवाई की दुकान से दवाई निकाल सके, जो सारा के साथ हॉस्पिटल और जौहरी की दुकान पे जा सके। कौन हो सकता है सर? तुम लोग भूल गए, इस कहानी में एक किरदार और भी है जो सारा के साथ पिछले 7 सालों से साए की तरह साथ साथ है। यहाँ क्यों लेके आए हो? बैठो नंदिनी। पर तुम यहाँ क्यों लाए हो मुझे? बताता हूँ। यहाँ अच्छा नहीं लगा। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज बताओ मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ दो। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? छोड़ दो, मैं कहती हूँ अच्छा नहीं होगा। लो, इनमें से कोई एक पसंद कर लो। मतलब उन दोनों लड़कियों का खून तुमने किया है? पागल की तरह आइसपिक से खून तुमने कर रहे हो? तुम रोहित? हाँ, मैं ही हूँ जो तुम्हारे पति की नकल कर रहा हूँ। सर लगातार दोनों के नंबर ट्राई कर रही हूँ, स्विच ऑफ आ रहे हैं। ये आखिरी बार कहाँ पे ट्रेस हुए थे दोनों? जॉली हाउसिंग सोसाइटी सर, जहाँ दोनों रहते हैं, वो भी 1 घंटे पहले। सर आपको पूरा यकीन है कि हम लोग सही जगह पे जा रहे हैं? सर ये भी तो हो सकता है कि रोहित नंदनी को वहाँ नहीं कहीं और ले गया हो। निखिल, फिलहाल तो मैं खूनी के दिमाग से काम दे रहा हूँ। मतलब सर? मतलब ये कि रोहित मानव के खून करने के स्टाइल की हूबहू कॉपी कर रहा है। और मानव ने ज्यादातर खून उस आइसक्रीम पार्लर में ही की। करेक्ट। युक्ता का तो उसने खून कर दिया है, ये पार्लर तो बंद होगा। इसलिए नंदिनी का खून करने के लिए रोहित के पास कूल जोन आइसक्रीम पार्लर से ज्यादा सुरक्षित जगह तो हो ही नहीं सकती। चल, अब इनमें से कोई एक चुन लो। ये थोड़ा छोटा है ना? इसे क्या करोगे तुम? जो तुमको
हो पसंद उसी से वार करेंगे। जल्दी जल्दी सर, हम लोग पहुंच रहे हैं 5 मिनट में। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे हो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा। रोहित निकल के भागा। तुम्हें लगता है कि तुम भाग जाओगे? तुम पागल हो गए हो। अन्ना और युक्ता की तरह तुम मुझे नहीं मार सकते। कब तक बचोगी नंदिनी, कब तक? अगर तुम्हारा वो पागल पति पकड़ा ना जाता तो एक ना एक दिन कोई तो मार। क्या? अपने पति के हाथों ना सही, अपने आशिक के हाथों। आशिक? तुमसे नफरत करती हो। जब तुम उस साइको से प्यार कर सकती हो तो मुझसे क्यों नहीं? खूनी वो भी है और खूनी हम भी, पागल वो भी, और अब तो तुम्हारे प्यार में हम भी पागल हो गए। रोहित देखो, ये आइस पे फेंक दो। मैं मरना नहीं चाहती। मैं तुम्हें मारूंगा? मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूं नंदिनी, मैं तो तुम्हें इस जिंदगी से आजाद कर रहा हूं ताकि तुम हमेशा मेरी यादों में अमर रहो। सॉरी नंदिनी। कौन से? छोड़ो मुझे, छोड़ो। आज इसे मैं यहीं खत्म करूंगा। बर्फ में कब्र बनाऊंगा तेरी मैं। इसकी वजह से मैं कातिल बन गया हूं। नंदरी, अगर तुम मेरी ना हो सकी ना तो किसी की भी नहीं होगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। मैं भी मानव की तरह एक सीरियल किलर बन गया और मैंने अमीरा की तरह युक्ता का भी खून कर दिया। मेरी दोस्ती युक्ता का सिर्फ इस नंदिनी की वजह से। इतना ही नहीं, बल्कि तुमने अपने अपराध में अपनी बीवी सारा को फंसा दिया, जबकि उसका युक्ता के साथ ज्वेलरी स्टोर में होना और अंगना को रिपोर्ट बताते वक्त हॉस्पिटल में होना सिर्फ एक इत्तेफाक था। हाँ, लेकिन सर, ये सब मैंने जिसके लिए किया उसी ने मुझे ठुकरा दिया सर। गलत मैं नहीं हूं सर, गलत ये नंदिनी है। गलत क्या और सही क्या उसकी पहचान तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि दिमाग ठिकाने पे नहीं है तुम्हारा। पहले तुम्हारे दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा, और फिर जो गुनाह तुमने किए हैं उसकी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।